अगर एक ऐसा मतलब सोचिए कि एक ऐसा शानदार रेस्टोरेंट खोला जाए हम्म। जहां दुनिया के बेहतरीन शेफ बुलाए गए हों, हम्म। करोड़ों रुपए की लागत से इटली के मार्बल की मेजें सजाई गई हों, लेकिन लेकिन सरकार का एक बहुत सख्त नियम हो वहां। कि वहां खाने का कोई सामान नहीं बिकेगा। हाँ, बिल्कुल, कि वहां खाने का कोई भी सामान नहीं बेचा जा सकता। उस रेस्टोरेंट को मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी बेचने की इजाजत हो। अरे बाप रे। तो कोई भी अर्थशास्त्री यही पूछेगा ना कि ऐसा रेस्टोरेंट आखिर कितने दिन चलेगा। वही तो। और ये कोई मजाक या काल्पनिक कहानी नहीं है। भारत के पेमेंट्स बैंक के सामने आज बिल्कुल यही संकट खड़ा है। सही कहा। ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक तरीके से सामने लाती है। देखिए, जब कोई व्यवसाय अपने सबसे अधिक मुनाफा देने वाले काम को ही नहीं कर सकता, तो उसका जिंदा रहना तो एक एक गणितीय पहेली बनी जाता है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। आज टेबल पर हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश, विभिन्न समितियों की ऐतिहासिक रिपोर्ट और बैंकिंग संरचना से जुड़े कई प्रमाणिक दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा है। हाँ, और हमारा मिशन इन दस्तावेजों की जटिल तकनीकी भाषा के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को डिकोड करना है। बिल्कुल। और ये चर्चा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है जो आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ये हर उस जिज्ञासु व्यक्ति के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। सही बात है। इस पूरी चर्चा में हम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी, इनके बीच के मूलभूत और तकनीकी अंतरों को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। क्योंकि इस विश्लेषण की सबसे बड़ी जरूरत यही है। मैंने देखा है कि जब नियामक दस्तावेजों को पढ़ा जाता है तो अक्सर प्रतिशत और अनुपात के मतलब उन आंकड़ों में असली मर्म खो जाता है। वही तो। नियम क्या है ये तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वे नियम क्यों बनाए गए इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस मर्म को समझने के लिए शुरुआत में ही दो अलग-अलग तरह की गाड़ियों का एक उदाहरण लेते हैं। अच्छा, बताइए। हाँ, देखिए, पहली गाड़ी एक छोटी, तेज और स्मार्ट सिटी कार है। ये सिर्फ शहर के अंदर रोजमर्रा के छोटे कामों, बिल चुकाने या डिजिटल लेन देन के लिए बनी है। तो ये हमारा पेमेंट्स बैंक हुआ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक दमदार एसयूवी है। ये उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने, भारी सामान ले जाने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए है, जो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच सकती है। और ये हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? तो चलिए इस दस्तावेज के पन्नों को पलटते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर भारत जैसे विशाल देश को इन दो अलग-अलग तरह के विशेष बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी? इस पूरी कहानी की जड़ें कहाँ हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो इस पूरी परिकल्पना की जड़ें साल 2013 के आसपास छुपी हैं। 2013 मतलब करीब एक दशक पहले। जी, सितंबर 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति का गठन किया था और फिर इस समिति ने जनवरी 2014 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी। तो उस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय की बड़ी तस्वीर का विश्लेषण करें तो देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी और वो थी वित्तीय समावेशन, या जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। मतलब बैंकिंग सेवाओं को सब तक पहुंचाना। बिल्कुल। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे प्रवासी मजदूर, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग और कम आय वाले परिवार, ये सब बैंकिंग व्यवस्था से पूरी तरह बाहर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग शहरों में काम तो कर रहे थे, लेकिन अपना पैसा सुरक्षित तरीके से अपने गांव या परिवार तक नहीं भेज पा रहे थे। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हमारे पास पहले से ही इतने सारे बड़े कमर्शियल बैंक्स थे ना, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब ये काम क्यों नहीं कर पा रहे थे? यहीं पर लागत और मुनाफे का खेल आता है। देखिए, पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों का ढांचा कुछ इस तरह का होता है कि अगर कोई ग्राहक बैंक की शाखा में आकर सिर्फ 100 या 500 रुपए का लेन देन करता है, तो इस पे खर्च ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल, बैंकों उस लेन देन की प्रोसेसिंग पर जो खर्च आता है वो उस छोटी सी रकम से होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा होता है। पारंपरिक बैंकों के लिए इन छोटे लेन देन को संभालना बहुत खर्चीला साबित हो रहा था। अच्छा, तो इसीलिए नचिकेत मोर समिति ने कुछ नया सोचा। हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो पूरी तरह से तकनीक पर आधारित हो, सुरक्षित हो और देश के सबसे दूर दराज के अनबैंक्ड इलाकों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में ला सके। और यहीं से पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का विचार जमीन पर उतरा। जी, दोनों का अंतिम लक्ष्य वित्तीय समावेशन था, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके और अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग तय किए गए।
तो उद्देश्य तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, लेकिन ये विशेष गाड़ियां रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करती हैं? मेरा मतलब है, जब जमा और ऋण की बात आती है, जो किसी भी बैंक की आत्मा होती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? यह वह बिंदु है जहां से दोनों बैंकों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी वह एसयूवी लगभग एक सामान्य बैंक की तरह ही काम करती है। मतलब वे लोन दे सकते हैं? हाँ, वे सभी पात्र क्षेत्रों को लोन दे सकते हैं, चाहे वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हो यानी एमएसएमई, किसान हो या असंगठित क्षेत्र के लोग हों। उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी पूरा अधिकार है। और हमारी सिटी कार का क्या मतलब, पेमेंट्स बैंक? वहीं दूसरी ओर पेमेंट्स बैंक को किसी भी प्रकार का लोन देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने की सख्त मनाही है। उनका काम केवल भुगतान और जमा तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन जमा करने के नियमों में भी तो एक बहुत बड़ा पेच है ना। दस्तावेजों के अनुसार मैंने पढ़ा था कि पेमेंट्स बैंक में कोई भी व्यक्ति असीमित पैसा नहीं रख सकता। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। शुरुआत में पेमेंट्स बैंक में प्रति ग्राहक जमा राशि की ऊपरी सीमा मात्र 1 लाख रुपए तय की गई थी। सिर्फ 1 लाख? जी, लेकिन फिर 2021 में रिजर्व बैंक ने इस नियम को अपडेट किया और अब ये सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति ग्राहक कर दी गई है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? सीमा क्यों लगानी है? तर्क ये है कि पेमेंट्स बैंक को रोजमर्रा के छोटे खर्चों के लिए बनाया गया है, ना कि जीवन भर की गाड़ी कमाई को जमा करने के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि पेमेंट्स बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं। अच्छा, इस डिमांड डिपॉजिट वाले हिस्से को थोड़ा सरल करते हैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। डिमांड डिपॉजिट का सीधा सा मतलब है सिर्फ बचत खाता और चालू खाता, यानी सेविंग्स और करंट अकाउंट बिल्कुल देना होगा, है ना? एकदम सही व्याख्या है। पेमेंट्स बैंक टर्म डिपॉजिट बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि कोई भी ग्राहक वहां फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट आरडी नहीं खोल सकता। ओहो, तो सिर्फ करंट और सेविंग्स। हाँ, और इसके अलावा वे अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई से भी जमा स्वीकार नहीं कर सकते। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में? इसके विपरीत स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वे सेविंग्स, करंट और टर्म डिपॉजिट सब ले सकते हैं और रिजर्व बैंक के उचित नियमों का पालन करते हुए एनआरआई डिपॉजिट्स भी स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर कोई बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा नहीं दे सकता, तो इसका उसके काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका सीधा असर बैंक के पास उपलब्ध नकदी यानी लिक्विडिटी पर पड़ता है। जब कोई ग्राहक बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो बैंक को ये पता होता है कि अगले 1 साल या 5 साल तक ये पैसा बैंक के पास ही रहेगा। तो बैंक उस पैसे को आराम से कहीं और निवेश कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन पेमेंट्स बैंक में सारा पैसा डिमांड डिपॉजिट में होता है, जो ग्राहक कभी भी निकाल सकता है। मतलब रातों रात पैसा निकल सकता है। हाँ, इसलिए पेमेंट्स बैंक को हमेशा बहुत उच्च स्तर की नकदी अपने पास तैयार रखनी पड़ती है। वे लंबे समय के लिए पैसे को कहीं फंसा नहीं सकते। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है, लेकिन इस बिंदु से एक और विरोधाभास पैदा होता है। मैं सोच रही थी, एक बैंक जो किसी को लोन नहीं दे सकता, जहां कोई ग्राहक 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं रख सकता और जो एफडी भी नहीं कर सकता, तो क्या ये सिर्फ एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट का ही बड़ा और औपचारिक रूप नहीं है? मेरा मतलब है, अगर वे लोन देकर भारी ब्याज नहीं कमा सकते, तो एक पेमेंट्स बैंक का बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा? उनका मुनाफा कहाँ से आएगा? यही तो इस सवाल का जवाब ही रिजर्व बैंक के नियमों की पूरी रूपरेखा तय करता है। चूंकि पेमेंट्स बैंक लोन नहीं दे सकते, इसलिए उनके लोन के डूबने का जोखिम यानी क्रेडिट रिस्क लगभग 0 होता है। अच्छा, क्योंकि लोन है ही नहीं तो डूबेगा क्या? बिल्कुल। दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार लोन देते हैं, इसलिए उनमें जोखिम का स्तर कहीं ज्यादा होता है। तो नियम भी अलग होंगे। हाँ, इसी अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल के कारण दोनों के लिए नियामक शर्तें यानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह अलग बनाई गई हैं। और जो विद्यार्थी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अगला हिस्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी चेकलिस्ट है। तो चलिए इसे परीक्षा के दृष्टि से एक मानसिक टेबल या चार्ट की तरह व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पूंजी की, यानी मिनिमम कैपिटल। इसमें क्या अंतर है? देखिए, एक पेमेंट्स बैंक शुरू करने के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी यानी पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 100 करोड़, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए
स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जोखिम अधिक होने के कारण यह सीमा 200 करोड़ रुपए तय की गई है। 200 करोड़। हाँ, हालांकि इसमें एक अपवाद है। अगर कोई पहले से मौजूद शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलना चाहता है तो उसके लिए शुरुआत में ये सीमा 100 करोड़ रुपए ही रखी गई है, जिसे उसे बाद में बढ़ाना होता है। अच्छा, पर 100 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, खासकर एक ऐसे बैंक के लिए जो सिर्फ डिजिटल लेन देन कर रहा है। मेरा मतलब है, इसे 10 या 20 करोड़ क्यों नहीं रखा गया? सर्वर क्रैश के संभाल सके, उसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है। हाँ, सर्वर और साइबर सिक्योरिटी तो बहुत महंगी होती है। बिल्कुल। साथ ही 100 करोड़ रुपए की यह शर्त एक फिल्टर का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर और आर्थिक रूप से सक्षम खिलाड़ी ही इस बैंकिंग व्यवस्था में प्रवेश करें। कोई भी रातों रात बैंक खोलकर जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ ना कर सके। ये तर्क बहुत स्पष्ट है। अब इस चेकलिस्ट के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR कहा जाता है। इसके क्या नियम हैं? CAR दोनों ही प्रकार के बैंकों, पेमेंट्स और स्मॉल फाइनेंस के लिए न्यूनतम 15% तय किया गया है। 15%? ये तो पारंपरिक बैंकों के मुकाबले काफी अधिक है। हाँ, अधिक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मामले में दस्तावेजों में कुछ अतिरिक्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं। अच्छा, वो क्या है? इस 15% में से टीयर 1 पूंजी कम से कम 7.5% होनी चाहिए और कॉमन इक्विटी टीयर 1 यानी CET1 कम से कम 6% होना चाहिए। उफ, ये टीयर 1 और कॉमन इक्विटी टीयर 1 जैसे शब्द अक्सर बहुत भारी लगते हैं। अगर इन्हें एक आसान एनालॉजी से समझना हो तो क्या हम इसे बैंक के शॉक एब्जॉर्बर की तरह देख सकते हैं? अरे, ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। CET1 को एक बैंक के खुद के पैसे का सबसे शुद्ध रूप माना जा सकता है, जिसमें शेयरधारकों की इक्विटी और घोषित रिजर्व शामिल होते हैं। तो मतलब अगर बैंक द्वारा दिए गए लोन डूबने लगते हैं और बैंक को अचानक कोई बड़ा आर्थिक झटका लगता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर ही उस झटके को सहता है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये 6% इसलिए अनिवार्य किया है क्योंकि वे कम आय वाले और असंगठित क्षेत्रों को लोन दे रहे हैं, जहां पैसा डूबने का जोखिम ज्यादा रहता है। समझ गई। अब यहाँ एक और तकनीकी शब्द सामने आता है, लिवरेज अनुपात या लिवरेज रेशियो। दस्तावेज बताते हैं कि पेमेंट्स बैंक के लिए यह न्यूनतम 3% है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए यह न्यूनतम 4.5% है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अभी हमने बात की कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अधिक जोखिम लेते हैं, तो क्या उनके लिए यह अनुपात और भी सख्त यानी कम नहीं होना चाहिए था? यह एक ऐसा बिंदु है जो अक्सर विशेषज्ञों को भी उलझा देता है। देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लिवरेज अनुपात आखिर मापता क्या है। क्या मापता है? यह अनुपात किसी बैंक के जोखिम वाले एसेट्स यानी लोन्स को नहीं मापता, बल्कि यह मापता है कि बैंक ने अपनी खुद की पूंजी के मुकाबले बाहर से कितनी उधारी या देनदारियां ले रखी हैं। अच्छा, तो पेमेंट्स बैंक के लिए 3% का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसकी कुल बाहरी देनदारियां उसके कोर नेटवर्थ के लगभग 33 गुना से अधिक नहीं हो सकती। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये 4.5% रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी देनदारियों के मुकाबले थोड़ा अधिक कोर कैपिटल बनाए रखना होगा, जो लगभग 22 गुना तक की देनदारियां बैठती हैं। ओह, अब समझ आया। चूंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का आकार और जोखिम बड़ा है, इसलिए रेगुलेटर चाहता है कि उनके पास बाहरी उधारी के मुकाबले खुद की पूंजी का अनुपात ज्यादा मजबूत रहे। ये स्पष्टीकरण बहुत सी उलझनों को दूर कर देता है। अब इस चेकलिस्ट में एक और नियम है जो प्रमोटर से जुड़ा है। दोनों ही बैंकों में प्रमोटर का शुरुआती योगदान कम से कम 40% होना अनिवार्य किया गया है और ये योगदान पहले 5 सालों के लिए लॉक इन रहता है। हाँ, इस नियम के पीछे स्किन इन द गेम का सिद्धांत काम करता है। रिजर्व बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति या कंपनी ने बैंक शुरू किया है, उसका अपना पैसा भी दांव पर लगा हो। मतलब भाग ना जाए बीच में। बिल्कुल। 5 साल का लॉक इन पीरियड ये गारंटी देता है कि प्रमोटर सिर्फ लाइसेंस लेकर मुनाफा कमाकर बीच में भाग ना जाए, बल्कि बैंक को स्थिरता देने के लिए लंबे समय तक टिका रहे। चलिए अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि पेमेंट्स बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि वे लोन तो दे नहीं सकते। दस्तावेजों में फंड की तैनाती या डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स का एक बहुत ही सख्त नियम दिया गया है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है यही नियम। ये पेमेंट्स बैंक के पूरे बिजनेस मॉडल की धुरी है। रिजर्व बैंक का स्पष्ट निर्देश है कि पेमेंट्स बैंक के पास ग्राहकों से जो भी डिमांड डिपॉजिट आता है, उसका कम से कम 75% हिस्सा
75%? जी, 75% हिस्सा उन्हें 1 साल या उससे कम की परिपक्वता वाली सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों यानी जीसेक और ट्रेजरी बिल्स में अनिवार्य रूप से निवेश करना होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता का पैसा सीधा सरकार के सबसे सुरक्षित निवेशों में चला जाता है, जहां डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। जी हाँ, और इसी सुरक्षित निवेश पर जो सरकारी ब्याज मिलता है, वही पेमेंट्स बैंक की कमाई का मुख्य जरिया होता है। और बाकी 25% का क्या? बाकी बचा हुआ अधिकतम 25% हिस्सा वे अपनी रोजमर्रा की नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में जमा रख सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही उन्हें सामान्य बैंकों की तरह नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR भी बनाए रखना होता है। तो पैसे और पूंजी के इस कड़े नियमन के बाद अब बात करते हैं समाज के उस हिस्से की जिसकी सेवा करने के लिए इन बैंकों को बनाया गया था। इसके लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी PSL के नियमों को समझना जरूरी है। अगर हमारी मानसिक टेबल को आगे बढ़ाएं तो इसमें क्या-क्या शामिल होगा? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो जन्म ही छोटे लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए हुआ था। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी ANBC का पूरे 75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना अनिवार्य है। ये 75% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस ANBC को थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करते हैं। क्या इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये बैंक के पास उधार देने के लिए उपलब्ध कुल पैसों का वो पूल है जिसमें से कुछ विशेष निवेशों को घटा दिया गया है? ये बिल्कुल सही परिभाषा है। ये वो कुल पैसा है जो बैंक बाजार में लोन के रूप में बांट सकता है, और इस पैसे का 75% हिस्सा खेती, छोटे उद्योगों और समाज के कमजोर वर्गों को ही जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत सख्त नियम यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दिए गए कुल लोन पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा ऐसे लोन का होना चाहिए जो 25 लाख रुपए से कम के हों। 25 लाख से कम की ये सीमा बहुत ही रणनीतिक लगती है। इसका उद्देश्य शायद ये रोकना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कहीं अपना 75% का लक्ष्य सिर्फ कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनियों को भारी भरकम लोन देकर ही पूरा न कर ले। असल में छोटे दुकानदारों और किसानों के दरवाजे तक जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि पेमेंट्स बैंक्स किसी भी प्रकार का लोन देते ही नहीं है, इसलिए उन पर ये PSL का 75% वाला नियम सिरे से लागू ही नहीं होता। ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। और देखिए, इस भौतिक उपस्थिति या दरवाजे तक जाने की बात से शाखाओं यानी ब्रांचेस के नियम जुड़ते हैं। शाखाओं के क्या नियम हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी कुल शाखाओं में से कम 25% शाखाएं ऐसे ग्रामीण इलाकों में खोलनी ही होती हैं जहां पहले से किसी बैंक की कोई शाखा मौजूद ना हो। अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। जी, जबकि मैंने पढ़ा है कि पेमेंट्स बैंकों के लिए अपनी खुद की भौतिक शाखाएं होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को जमीनी स्तर पर ईंट और गारे से इमारतें बनानी पड़ती हैं। हाँ, जबकि पेमेंट्स बैंक पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क और मर्चेंट टच पॉइंट्स के सहारे चल सकते हैं, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक, जो गांव कस्बों की किराना दुकानों और मेडिकल स्टोर को ही अपना मिनी बैंकिंग पॉइंट बना लेता है। कागज पर और इन नियमों के दस्तावेजों में ये पूरा ढांचा, अनुपात और बिजनेस मॉडल बहुत ही क्रांतिकारी और बेहतरीन लगता है। लेकिन जब इन नियमों के साथ असली बाजार में व्यवसाय करने की बारी आई, तो जो परिणाम निकले वे काफी चौंकाने वाले थे। और यही वो बिंदु है जहां हकीकत का सामना होता है। रियलिटी चेक 2015 के उस दौर को देखते हैं जब रिजर्व बैंक ने 11 आवेदकों को पेमेंट्स बैंक खोलने की इन प्रिंसिपल मंजूरी दी थी। हाँ, उस समय बाजार में गजब का उत्साह था। बिल्कुल, जैसे बैंकिंग में कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली हो। लेकिन वो उत्साह बहुत जल्दी फीका पड़ गया जब आदित्य बिरला और टेक महिंद्रा जैसे 5 बड़े खिलाड़ियों ने अपने लाइसेंस रिजर्व बैंक को वापस कर दिए और बाजार से बाहर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण वही रेस्टोरेंट वाला उदाहरण है जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। पेमेंट्स बैंक के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे लोन नहीं दे सकते, और लोन ही किसी भी बैंक के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी जमा राशि का 75% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC में निवेश करना पड़ता है। और ये बात कोई भी अर्थशास्त्री जानता है कि सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षित तो बहुत होती हैं, लेकिन उन पर मिलने वाला रिटर्न या ब्याज बाजार में सबसे कम होता है। बिल्कुल, कम रिटर्न और उसके ऊपर से बैंकिंग अनुपालन यानी कंप्लायंस का भारी भरकम खर्च। एक बैंक के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक के कड़े साइबर सुरक्षा नियमों
ऑडिट और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा। यही तो, कम मुनाफा और भारी खर्च के इस संयोजन ने पेमेंट्स बैंक के बिजनेस मॉडल को बहुत सी कंपनियों के लिए अव्यावहारिक यानी अनवायबल साबित कर दिया। इसी वजह से कई बड़े नामों ने कदम पीछे खींच लिए। उनका सफर भी आसान नहीं रहा है। 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक की भारी पाबंदियों का मामला इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले का अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो दस्तावेज बताते हैं कि रिजर्व बैंक की ये कार्रवाई किसी एक दिन का या अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो क्या था इसके पीछे? ये निरंतर केवाईसी नियमों के गंभीर उल्लंघन और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था में पाई गई भारी कमियों का परिणाम था। बैंक के सिस्टम इतने कमजोर पाए जाए कि एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते खुले हुए थे। बाप रे, एक पैन कार्ड पर हजारों खाते? जी, अंततः रेगुलेटर को सख्त कदम उठाते हुए उन्हें नए ग्राहकों को जोड़ने से रोकना पड़ा और उनकी अधिकांश सेवाओं को बंद करना पड़ा। तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संकट एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सिर्फ डिजिटल भुगतान और रेमिटेंस सेवाओं के आधार पर इतने भारी भरकम कंप्लायंस वाले ढांचे को लंबे समय तक चलाया जा सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब किसी संस्था के नाम के आगे बैंक जुड़ जाता है तो रिजर्व बैंक उस संस्था से उसी स्तर की पारदर्शिता, सुरक्षा और अनुपालन की उम्मीद करता है जो एक बड़े राष्ट्रीय बैंक से की जाती है। बिल्कुल। अगर वो संस्था अपने सीमित बिजनेस मॉडल से उतना राजस्व नहीं कमा पा रही है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस में कटौती करने या शॉर्टकट लेने की कोशिश करती है, और एक रेगुलेटर के तौर पर रिजर्व बैंक इस शॉर्टकट को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद एक स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। यदि पेमेंट्स बैंक का ये मॉडल इतना मुश्किल, कम मुनाफे वाला और भारी अनुपालन वाला है, तो जो पेमेंट्स बैंक आज बच गए हैं वे अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही दस्तावेजों को आगे खंगालने पर पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर अब बदलाव के एक नए दौर से गुजर रहा है। जी, इस बदलाव का सबसे बेहतरीन और ताज़ा उदाहरण इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, यानी IPPB। भारतीय डाक विभाग के पास पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, पहुंच का एक ऐसा अभूतपूर्व नेटवर्क है जिसका मुकाबला कोई कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर गांव में पोस्ट ऑफिस है। हाँ, 2025 के नवीनतम अपडेट्स और रणनीतिक दस्तावेज ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि IPPB अब खुद को महज एक पेमेंट्स बैंक के ढांचे से निकालकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। अरे वाह यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये कदम पूरे वित्तीय परिदृश्य को बदल सकता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे देश में फैले एक विशाल डाक नेटवर्क को अब एक ऋणदाता बैंक यानी लेंडिंग बैंक में बदलने की तैयारी चल रही है। इससे यह बात भी साबित होती है कि इंडिया पोस्ट को यह वास्तविकता समझ आ गई है कि अगर बाजार में लंबे समय तक टिकना है, पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा देना काफी नहीं है, उन्हें व्यापार और कृषि के लिए लोन देना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। और ये ट्रांजिशन इस बात का भी एक मजबूत प्रमाण है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक ढांचा बहुत ही लचीला और प्रोग्रेसिव है। ये ढांचा कहता है कि अगर कोई संस्था पहले पेमेंट्स बैंक के रूप में अपनी क्षमता, तकनीक और अनुपालन को साबित कर देती है तो वो भविष्य में एक पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ कदम बढ़ा सकती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस चर्चा को समेटते हुए अगर RBI ग्रेड B के विद्यार्थियों के लिए उस पूरी मानसिक टेबल का एक क्विक रिवीजन किया जाए, पहला लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक बिना किसी रोक के लोन दे सकते हैं, पेमेंट्स बैंक कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। दूसरा, जमा की सीमा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ग्राहक कितना भी पैसा रख सकता है, पेमेंट्स बैंक में अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा है और वो भी सिर्फ डिमांड डिपॉजिट के रूप में, कोई FD नहीं। तीसरा, न्यूनतम पूंजी, पेमेंट्स बैंक के लिए 100 करोड़ रुपए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए। चौथा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र या PSL, पेमेंट्स बैंक लोन नहीं देते इसलिए उन पर यह लागू नहीं होता, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने लोन का 75% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को देना होता है। और पांचवा, निवेश के नियम, पेमेंट्स बैंक को अपनी जमा राशि का 75% सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC में सुरक्षित रखना ही होता है। ये सभी आंकड़े सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि रिजर्व बैंक किस तरह देश के वित्तीय जोखिम को संतुलित करता है।
एक आम नागरिक के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके पड़ोस में खुलने वाला नया डिजिटल बैंक उनके पैसों के साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं। सही कहा। और साल 2023 में रिजर्व बैंक ने खुद ये बयान दिया था कि पेमेंट्स बैंक के ढांचे की समग्र समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक रूप से अधिक व्यवहारिक बनाया जा सके। ऐसे में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के समय में जब देश के लगभग हर स्मार्टफोन में यूपीआई मौजूद है और छोटे से छोटे डिजिटल भुगतान बिना किसी फीस के कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं, तो क्या आने वाले एक दशक में पेमेंट्स बैंक नाम की कोई चीज बचेगी भी? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या पेमेंट्स बैंक का ये कॉन्सेप्ट समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएगा या फिर जीवित रहने के लिए उस छोटी सिटी कार को अंततः इंडिया पोस्ट की तरह अपग्रेड होकर एक बड़ी एसयूवी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही बदलना पड़ेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तार से चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। नए विषयों के साथ फिर होगी एक नई खोज।